नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि जैसे कि चेक बाउंस केस के संबंध में। दोस्तों चेक बाउंस केस से संबंधित कुछ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले आए हैं, जिसमें मल्टीपल चेक और कुछ उनकी गाइडलाइन, उनकी वैलिडिटी को लेकर, केस को फाइल को लेकर कुछ गाइडलाइन इशू की गई है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ पर ये वीडियो बनाया गया। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और कोशिश कीजिए कि वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि वीडियो वास्तव में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे साथ में जजमेंट पड़ा हुआ है, तो इस जजमेंट तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को बताना चाहूँगा, जो NI एक्ट 1881 है के तहत कोई भी कानून, जैसे जम्मू एंड कश्मीर ने एक जो गाइडलाइन जारी किया है, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, अगर कोई चेक बाउंस हो जाता है तो मात्र बाउंस होने से, या ये मतलब उन्होंने माना कि चेक जारी होने या अनादरित होने यानी बाउंस होने के मात्र से अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई का कारण नहीं बनता है। मतलब इसमें कुछ नई चीज़ है। जैसे कोई मान लेता चेक बाउंस हो गया, उसके बाद में क्या नाम है, या चेक जारी हो गया और उसके बाद बाउंस हो गया, तो वहाँ पे कारण नहीं बनता। इन्होंने कुछ नए फैक्ट पर फोकस किया है। NI एक्ट के तहत एक शिकायत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए जस्टिस धर ने कहा कि यदि समेकित मांग नोटिस जारी किया जाता है और वैधानिक अवधि से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया जाता है, तो कई चेक के अनादर के कारण एकल शिकायत सुनवाई योग्य है। मतलब इसको आप समझिए, बहुत ज़्यादा हिंदी में है, तो इसको एक नॉर्मल कॉमन वर्ड में आप लोगों को समझाना चाहूँगा। इसमें कहा गया कि जो वैधानिक अवधि होती है, जो चेक बाउंस होने के बाद में, उसके बाद में लीगल नोटिस भेजने की एक वैधानिक अवधि होती है, सही समय होता है, और उसके बाद में केस को भी फाइल करने का एक सही समय होता है। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर ध्यान में रखना चाहिए। इस बात पर उन्होंने फोकस किया और जानते हैं आगे क्या कहा। जस्टिस धर ने कहा कि इस मुद्दे पर क्या 3 से अधिक चेक के संबंध में एकल शिकायत सुनवाई योग्य है। तो ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा क्या कोई 3 चेक अगर बाउंस हो गया तो क्या उन तीनों चेक को या 4 चेक को एक ही केस में फाइल कर सकते हैं, मतलब एक ही शिकायत में सारे को कवर कर सकते हैं। इस बात पर उन्होंने जोर दिया। इस देश के विभिन्न हाई कोर्ट द्वारा विचार किया गया। न्यायालय को यह लगातार दृष्टिकोण रहा है कि यदि अभियुक्त को समेकित मांग यानी जो नोटिस होती है, डिमांड नोटिस होता है, मांग नोटिस दिया जाता है, तो 3 से अधिक चेक के अनादर के संबंध में एकल शिकायत सुनवाई योग्य है। अगर कहने इसका मतलब ये हुआ, ये बहुत शुद्ध हिंदी वाला, इसमें कुछ लीगल वर्ड यूज़ किए गए हैं तो काफ़ी लोग नहीं समझ पाएंगे, तो इसको समझाना भी ज़रूरी है। जैसे इसमें कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति का 3 चेक समझ लो बाउंस हो गया, किसी ने 3 चेक क्या हुआ, बाउंस हो गया, उसके बाद में ये कह रहा है कि अगर 3 चेक एक साथ में बाउंस हो जाता है, ठीक है, तो उसमें जो डिमांड नोटिस होता है, जो इसमें क्या होता है, डिमांड नोटिस जो मांग की जाती है, ठीक है, तो अगर तीनों चेक का विवरण दिया गया उस डिमांड नोटिस में, तो जो वो उसकी शिकायत होगी, क्योंकि आपने 30 दिन के अंदर जो आपने नोटिस भेजा और उसके बाद में आपके मल्टीपल चेक अगर बाउंस होते हैं, इस पर मैं एक जजमेंट वीडियो बना चुका हूं कि अगर मल्टीपल चेक बाउंस होते हैं, आप लोग पीछे जाकर चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर, कि अगर मल्टीपल चेक बाउंस होते हैं तो एक कंप्लेन में फाइल हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन उसी चीज़ को क्या नाम है, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराया था, और इस चीज़ को जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने इस चीज़ को दोहराया कि अगर एक से अधिक चेक बाउंस हो जाता है, जैसे 3 चेक बाउंस हो जाता है एक साथ में, एक ही व्यक्ति का है, एक ही व्यक्ति ने जारी किया है और एक ही व्यक्ति को दिया गया था, जारी किया गया था, और उस पर लीगल नोटिस सही समय पे भेजा गया, और उसके बाद कंप्लेन अगर कोई फाइल करना चाहता है, सब कुछ सही बाकायदा जो प्रोविज़न बनाया गया उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो तीनों चेक की सुनवाई एक ही कंप्लेन में करने योग्य है, यानी इस पर सुनवाई किया जा सकता है। एक ही केस में 3 चेक की सुनवाई की जा सकती है। विवाद तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी तारिक अहमद वनी ने याचिकाकर्ता फैयाज अहमद रथर के साथ 20 लाख रुपए के जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए समझौता किया। हालांकि सत्यापन के दौरान पता चला कि जमीन बैंक में गिरवी रखी गई है। नतीजन प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता से बिक्री मूल्य वापस करने का अनुरोध किया। क्या हुआ, जब इसमें एक व्यक्ति था जो वादी था, उसने कुछ ज़मीन खरीदना चाहा, लेकिन हुआ क्या, प्रतिवादी, एक बार फिर से समझिए, विवाद तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी तारिक अहमद वानी ने याचिकाकर्ता फैयाज अहमद रथर के साथ 20 लाख रुपए
में जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए समझौता किया। हालांकि सत्यापन के दौरान पता चला कि जमीन बैंक में गिरवी रखी है। नतीजन प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता से विक्रय मूल्य वापस करने का बात रखी, अनुरोध किया। मतलब कोई व्यक्ति था, वो चेक मतलब क्या कहते हैं, जमीन खरीदना चाहता था 20 लाख रुपए का, लेकिन जब वो जमीन लिखवाने गया, पैसा दे दिया, जमीन लिखवाने गया, तो पता चला ये जमीन बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। तो जो याचिकाकर्ता था उसने कहा कि भाई जो हमारी बिक्री मूल्य है उसको, मतलब जो हमने पैसे दिए थे वो वापस कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राशि चुकाने के लिए याचिकाकर्ता ने 5 लाख रुपए के 5-5 लाख रुपए के 4 पोस्ट डेटेड चेक जारी किए। हालांकि जब प्रतिवादी ने इन चेक को भरने के लिए प्रस्तुत किया तो अपर्याप्त धनराशि के कारण वह बाउंस हो गए। इसके बाद याचिकाकर्ता को एक नोटिस भेजा गया जिसमें 15 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान की मांग की गई, जबकि याचिकाकर्ता भुगतान करने में विफल रहा। इसलिए प्रतिवादी ने विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट सब जज पुलवामा के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिसने अपराध का संज्ञान लिया और याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रक्रिया जारी की। समझ गए? सही समय पर इसमें नोटिस भेजी गई, 15 दिन का समय दिया गया कि आप पेमेंट रीपेमेंट करने की बात कही, दोबारा पेमेंट करने की बात कही, लेकिन प्रतिवादी ने दोबारा पेमेंट नहीं किया। फिर क्या हुआ? बिल्कुल समय, पूरी चीज़ को सही से फॉलो किया जा रहा है इस केस में, ध्यान से समझिए। और अभी तक अगर आप रुके हुए हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे इस वीडियो से। पूरे जो एनआई एक्ट कानून है उसके तहत जो केस फाइल किया जाता है, जो लीगल नोटिस भेजा, सभी चीज़ों को बाकायदा टाइम टू टाइम फॉलो किया जा रहा है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। तो उसमें जब पैसा रीपेमेंट नहीं हो पाया, पुनर्भुगतान नहीं हो पाया, तो फिर जो मतलब इसमें चेक धारक था उसने क्या किया, मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेन की। व्यस्त होकर एडवोकेट एम अमीन खान द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं थी, क्योंकि इसमें चेक अनादर के 4 अलग अलग मामलों को एक साथ जोड़ा गया है। 4 चेक बाउंस होते हैं, चारों चेक के बाउंस होने को अलग अलग मामले थे, उनको एक साथ, अलग अलग मामलों को एक साथ जोड़ा गया है, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 219 का उल्लंघन हुआ है। इस प्रावधान के अनुसार 1 वर्ष के भीतर किए गए एक ही तरह के 3 से अधिक अपराध एक साथ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इसमें जो 219 सेक्शन 219 सीआरपीसी कहता है कि अगर 1 वर्ष के भीतर ही एक ही तरह के 3 से अधिक अपराध पर एक साथ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रत्येक अनादृत एक चेक अलग अपराध का गठन करता है, इसलिए प्रतिवादी को अलग अलग शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता है। समझ गए? दूसरी ओर एडवोकेट सैयद सज्जाद गिलानी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रतिवादी के प्रतिवाद किया कि एक ही शिकायत कानूनी रूप से स्वीकार थी, क्योंकि सभी 4 चेक एक ही लेन देन के लिए जारी किया गया था और समेकित कानूनी नोटिस दिया गया, मतलब उनको नोटिस जो दिया गया था सभी चेक को एक साथ दिया गया था। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि कार्रवाई का कारण केवल अनादर पर नहीं है, बल्कि वैधानिक 15 दिवसीय अवधि के भीतर मांगी गई राशि का भुगतान करने में असफल या विफल होने पर उत्पन्न हुआ है। इस चीज़ को समझिएगा। जस्टिस धर ने याचिका की जांच करते हुए एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों को दोहराया। आइए जानते हैं जस्टिस धर ने क्या दोहराया कि किन बातों को, जो एनआई एक्ट के तहत जो मामला मैटर आता है उसमें किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। पहला, चेक कानूनी रूप से लागू ऋण या देयता के निर्वहन के लिए जारी किया जाना चाहिए। चेक अपर्याप्त धनराशि या निर्धारित राशि से अधिक होने के कारण अनादृत होना चाहिए। चेक बाउंस होने के जो केस होते हैं जब आदमी करता है, तो इन 4 चीज़ों को बताया गया है हाईकोर्ट द्वारा, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा आपका केस खारिज हो जाएगा। चेक कानूनी रूप से लागू ऋण या देयता के निर्वहन के लिए जारी किया जाना चाहिए। मतलब जो चेक जारी किया गया उसमें एक रीज़न होना चाहिए कि क्यों जारी किया गया। अब चूंकि इस मैटर में क्या होता है, भाई ज़मीन खरीदी थी, उसके बाद में ज़मीन जब खरीदने गए तो पता चला तो बैंक के पास गिरवी है, तो जिन्होंने पैसे दिया था वो मांगने लगे, तो यहाँ पे एक रीज़न है, एक सफिशिएंट कॉज है चेक क्यों जारी किया गया था। दूसरा जो पॉइंट बताया गया, चेक अपर्याप्त धनराशि या निर्धारित राशि से अधिक होने के कारण अनादृत होना चाहिए, यानी कि चेक बाउंस होना चाहिए।
अपर्याप्त धनराशि होने के कारण से, मतलब बैंक में पैसा नहीं था, चेक ज़्यादा पैसे का काट दिया गया था, इसलिए बाउंस हो गया। साधारण भाषा में, साधारण सरल शब्दों में यही कहेंगे। तीसरा जो पॉइंट इसमें बताया गया है वो कि देखिए, अनादर के 30 दिनों के भीतर चेक जारी करने वाले को डिमांड नोटिस दिया जाना चाहिए। अनादर तारीख जो होती है उसके 30 दिनों के भीतर, मतलब चेक बाउंस होने के 30 दिनों के भीतर जिन्होंने चेक जारी किया उसको डिमांड नोटिस यानी लीगल नोटिस भेजना चाहिए। और चौथा जो फैक्ट है, जारी करने वाले को डिमांड नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल होना चाहिए, तभी केस फाइल कर सकते हैं। मतलब जब आपने लीगल नोटिस भेजा, ठीक है, उसके भेजने के 15 दिन तक का टाइम होता है, कूलिंग पीरियड होता है, उसमें आपको इंतजार करना चाहिए। अगर वो 15 दिन के बाद दोबारा पेमेंट नहीं करता है, रीपेमेंट करने के लिए भी विफल हो जाता है, सफल नहीं होता है, असफल हो जाता है, तब आपको केस करना चाहिए। तो इन चारों चीज़ों को आपके केस में होना चाहिए, तभी केस फाइल कर सकते हैं, अन्यथा आपका केस एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत ट्रायल करने के योग्य नहीं होगा, चलाने के योग्य नहीं होगा। एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध का गठन करने के लिए उपयुक्त सभी 4 आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, जो कि अभी इस बात में आप लोगों को बता चुका हूं। वही बात इस जजमेंट में विद्वान जस्टिस धर द्वारा कहा गया था। इस प्रकार जब तक चेक के अनादर के बारे में सूचना प्राप्त होने के बाद अदाता द्वारा चेक जारी करने वाले डिमांड नोटिस नहीं दिया जाता है और प्रत्येक जारी करने वाला मांग के ऐसे नोटिस प्राप्त होने के बावजूद 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तब तक एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध पूरा नहीं होगा। केवल चेक जारी करना या अनादरित होना ही कार्रवाई का कारण नहीं बनता, बल्कि मांग नोटिस प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर भुगतान करने में चेक जारीकर्ता की विफलता ही अपराध का गठन करती है। एक चीज़ ये जान लीजिए, जैसे कि मेरे एक काफ़ी समय बाद है कि मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उन्होंने बोला था कि ये 15 दिन या लीगल नोटिस, तुम लोग जब भी केस डालने की बात करते तो कहते हो लीगल नोटिस पहले भेजो। काफ़ी लोग बोलते हैं, मेरे एक व्यूवर्स और मेरे एक क्लाइंट ने भी बोला था मेरे से कि चूँकि वो बोला उसका चेक बाउंस का मामला था, तो बोला आप जितने भी वकील लोग हैं, मतलब जब केस फाइल करने की बात करते हैं तो बोलते हैं पहले लीगल नोटिस भेजो, क्योंकि प्रोसेस लीगल नोटिस से स्टार्ट होता है, वो शुरुआत ही होता है वहाँ से। मतलब ये हो गया, अगर आप लीगल नोटिस नहीं भेजते तो ये हो गया ना कि छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी का पहली सीढ़ी छोड़ के हम सीधे 10वीं सीढ़ी पर रख दें, ऐसा कुछ हो गया। केवल चेक जारी करना या अनादरित होना ही कार्रवाई का कारण नहीं बनता, बल्कि मांग नोटिस प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में चेक जारीकर्ता की विफलता ही अपराध का गठन करती है। मतलब 15 दिन का इंतजार करने के बाद में अगर वो दोबारा पेमेंट नहीं करता है तो वही चीज़ जो होती है वो अपराध का गठन करती है। जस्टिस धर ने कहा कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता को सभी 4 अनादरित चेकों के लिए एक ही मांग नोटिस दिया गया और याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर अनुपालन करने में विफल रहा। परिणाम स्वरूप कार्रवाई एक ही कारण उत्पन्न हुआ, जिससे शिकायत कानूनी रूप से संधारणीय हो गई। मतलब ये बिल्कुल सही है, एक नोटिस भेजा गया था और एक नोटिस भेजने के बाद में भी जो शिकायत करता था, मतलब जो चेक जारी करता था, वो पेमेंट करने में विफल रहा। न्यायालय ने वाणी एग्रो इंटरप्राइजेस बनाम गुजरात राज्य 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अलग करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया कि यह देखते हुए कि कई शिकायतों के एकीकरण से निपटता है, ना कि कई अनादरित चेकों के एक ही शिकायत की स्थिरता है। याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने माना कि सीआरपीसी की धारा 219 लागू नहीं थी, क्योंकि केवल अपराध तब हुआ जब याचिकाकर्ता संयुक्त नोटिस प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर मांगी गई राशि का भुगतान करने में विफल रहा। देखिए, केस का नाम है फयाज अहमद राथर बनाम तारिक अहमद वानी। ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो इसमें देखिए नीचे एक बात और कही गई है कि जो मतलब कंप्लेंट, जो एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत जो कंप्लेन किया जाता है चेक बाउंस का, वहाँ क्राइम वही नहीं होता है। जब चेक बाउंस हो गया तो क्राइम हो गया। क्राइम तो तब होता है जब लीगल नोटिस भेजा जाता है और उसके बाद में
जो चेक जारी करता होता है पेमेंट नहीं करता है, फिर वहाँ से आपका क्राइम होता है, उसके बाद आप कंप्लेन करते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना कि चेक बाउंस हो गया तो ऐसा नहीं क्राइम है। मतलब उस व्यक्ति को जैसे किसी ने चेक दिया, अब वो चेक देता है, उसके बाद में बाउंस हो जाता है, और फिर जो लीगल नोटिस भेजी जाती है 30 दिन के अंदर, चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर, उसके बाद में 15 दिन बीतने के बाद में अगर वो 15 दिन में दोबारा पेमेंट नहीं करता, कि उस नोटिस भेजने का मतलब यही होता है उसको इन्फॉर्म करना कि आपके द्वारा भेजे गए दिए गए चेक बाउंस हो गए हैं, तो कृपया दोबारा पेमेंट करें। अगर वो कृपया दोबारा पेमेंट नहीं करता है तो क्या होगा, फिर वहाँ पे अपराध बनता है कि उसको बताने के बावजूद उसने उस नोटिस को सीरियस नहीं लिया और दोबारा पेमेंट नहीं किया, अब अपराध बना है, तो अब केस फाइल हो सकता है। और इसमें सीआरपीसी की धारा 219 नहीं लागू होगा, एक चीज़ ये समझ लीजिए। तो आशा करता हूँ अभी तक अगर आप लोग रुके हुए हैं तो आप लोग बिल्कुल सीख के गए होंगे कि अगर मल्टीपल चेक अगर बाउंस होता है एक साथ में तो उनका अलग अलग केस फाइल करेंगे, या हर चेक का अलग अलग कंप्लेंट फाइल करेंगे, या सारे चेक को एक साथ में फाइल करेंगे। तो चूंकि इसमें एक बड़ी अच्छी बात की गई है, जब सभी चेकों की नोटिस जो भेजी गई थी एक ही भेजी गई थी, तो केस भी तो एक ही चलेगा। क्योंकि नोटिस भेजने का जो 15 दिन के बाद में अगर जो पार्टी होती है वो पेमेंट करने में विफल रहती है, उसके बाद में क्राइम अगर वो विफल होती है तो क्राइम वहां से शुरुआत होता, मतलब समझ लो उसने तब क्राइम कमिट किया, उस समय अपराध हुआ, और फिर अपराध होता है उसके बाद फिर कंप्लेन होता है। लेकिन खाली चेक बाउंस हुआ है, अगर इन्होंने चेक अलग अलग चेक बाउंस हुआ, सबकी अलग अलग नोटिस भेजते और अलग अलग नोटिस पर अलग अलग प्रतिक्रिया आती चेक जारी करने वाले का, तो फिर मामला कुछ और होता। लेकिन यहाँ पे एक ही चेक भेजा गया, क्योंकि एक ही लेन देन के लिए सारे चेक को यूज़ किया गया था, और बाउंस हुआ 15 दिन का इंतजार करने के बाद में जब पार्टी चेक जारी करने वाला पेमेंट देने में सफल नहीं हुआ, उसके बाद में लीगल नोटिस जारी की गई थी, उसके बाद में कंप्लेन फाइल किया गया। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही यूजेबल रहा होगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कीजिए कमेंट करके, आपको कैसा लगा वीडियो, क्या आपका कोई विशेष टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और मुझे आप सभी लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपको कोई बढ़िया टॉपिक आता है, अगर आपका कोई सजेशन आता है, तो आज नेक्स्ट वीडियो में आपके उस सजेशन को, आपके उस वीडियो को, टॉपिक को अपने वीडियो में जरूर शामिल करूंगा। मिलता हूं एक नई वीडियो में। जाने से पहले एक बात और कहूँगा, डू सब्सक्राइब, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके शेयर करने से आपके किसी संबंधी को बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है जो कि लीगल कानूनी कार्रवाई से वो जूझ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।